बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हमजा लर्निंग जोन। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग ठीक होंगे। आपको पता बेटा, हमने क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और उसके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद फाइनली आज हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन पे पहुंचे हैं और आज कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नेम है हमजा लर्निंग जोन, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। टॉप पे हेडिंग देख रहे हैं आप, तो आपने मुझको फॉलो करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.1 है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2.1 में कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। एक्सप्लेन करें स्टेटमेंट से। पहले रीड आउट करेंगे, बाद में आपको बताएंगे इसका क्या लॉजिक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आर मे नॉट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आंसर वाली लाइन पढ़ रहा हूँ। उसके बाद डिस्टेंस को बोल्ड किया हुआ है। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड वाइल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन डिस्टेंस between the initial and final position with direction. They are equal in magnitude only if the object move in a straight line without changing direction. If the object changing direction, the distance will be greater than displacement. अब सिंपल से इसमें बात ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन होता है, लेकिन एक कंडीशन में ये दोनों इक्वल होते हैं, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करे। बस सिंपल ये दो बातें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, उसी के रेस्पेक्ट से हमने आंसर दे दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 की तरफ। स्क्रीन को मैंने ऊपर कर दिया, अब टॉप पे 2.2 आ रहा है, आप देख रहे हैं। When a bullet is fired, its velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun. The muzzle velocity of the one gun with a longer barrel is lesser than the another gun with a shorter barrel. Barrel मतलब होता है कि आगे वाला पोर्शन। एक ऐसी गन जिसका आगे वाला जो पोर्शन होता है जहाँ से बुलेट निकलती है वो ज़्यादा लेंथ में हो, और एक ऐसी बैरल जिसका आगे वाला जो जहाँ से बुलेट निकलती है गन से वो वाला छोटा हिस्सा हो, लेंथ उसकी कम हो। इन विच गन इज एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट लार्जर, एक्सप्लेन योर आंसर। अब वो कहता है जब आप बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट जब निकलती है तो आगे वाली एक ऐसी गन है जिसका आगे वाला जो पोर्शन है वो लेंथ में ज़्यादा है, एक ऐसी गन है जिसका आगे वाला पोर्शन लेंथ में कम है। तो किस बुलेट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, यानी कि किस गन से निकलने वाली बुलेट का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। आंसर को एक्सप्लेन करें। तो पहले आंसर को पढ़ते हैं फिर आपको लॉजिक बताते हैं। आंसर पे आइएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बुलेट इज लार्जर in the gun with a shorter barrel. This is because the bullet has less distance and time to reach its muzzle velocity, resulting in a higher acceleration compared to the gun with a longer barrel where the bullet has more time to accelerate and reach a higher velocity. अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जो छोटी गन है जिसका आगे वाला वो जो पार्ट छोटा है जहाँ से बुलेट निकलती है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जबकि जो ऐसी गन है जिसका आगे वाला पार्ट जहाँ से बुलेट निकलती है अगर वो लेंथ में ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा। बस यही रीज़न बता रहे हैं, तो आपने इसी को माइंड में रखते हुए आंसर दे देना। ले जी आगे बढ़ते हैं 2.3 की जानिब। फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, its value came out to be positive.
Is it possible that its instantaneous velocity at any time during the trip had be negative value? Give justification of your answer. अब इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं दोबारा और फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर अ कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी वाज कैलकुलेटेड, जो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की गई थी, इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। इज इट पॉसिबल दैट एन इंस्टेंटेनियस वैल्यू एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रिप हैड भी नेगेटिव, और उसी दौरान जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, जो कि लम्हाती वेलोसिटी होगी, जिस टाइम आप कोई काम कर रहे होते हो उस वक़्त, या गाड़ी मूव करवा रहे हो, तो उस वक़्त जो वेलोसिटी आप बताओगे वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो कहता है कि नेगेटिव वैल्यू होगी उसकी। गिव जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, इस आंसर को आप जस्टिफाई कर दें। तो यस, इसका आंसर सिंपल सा क्या है? यस, उसकी वेलोसिटी जो एट एनी इंस्टेंट होगी ना वो नेगेटिव होगी। ठीक हो गया। इसको पढ़ते हैं फिर आपको रीज़न बताते हैं। यस, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव इफ़ द एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अगर वो कहता है एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होती है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? नेगेटिव होती है। द एवरेज वेलोसिटी इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, बट एट एनी गिवन मोमेंट द ऑब्जेक्ट could be moved in opposite direction resulting in negative instantaneous velocity। देखिए, ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, लेकिन आपने उस वक्त जो बताई वेलोसिटी वो एक लम्हाती वेलोसिटी थी, क्योंकि वो गुजर चुकी है, इसलिए वो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी तो सम ऑफ आर वेलोसिटी होती है। ठीक है, टोटल जो वेलोसिटी होगी उसको हम एवरेज वेलोसिटी का नाम देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन आप जिस लम्हे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताओगे जो कि मूव कर रहा है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और वो नेगेटिव होगी। लीजिए आगे बढ़ते हैं 2.4 की जानिब। होप सो समझ में आ चुका होगा। 2.4 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v, इट रिटर्न टू द ग्राउंड इन टाइम t, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब 2.4 में कहता है एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाया गया है विद वेलोसिटी v के साथ, और वो ग्राउंड में आता है कुछ टाइम t के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्ट, इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट मोशन को इंडिकेट कर रहा है? तो आपने बताना। ए वाले को देखें तो ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, तो बाल तो नीचे आई, जाने के बाद नीचे आना है। बी वाले को देखें, बी वाला मुझे करेक्ट लगता है। ठीक है, बाल ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई है, नीचे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, यानी कि ऊपर जब गई है उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, कुछ लम्हे के लिए रुकी है और फिर नीचे आई है, फिर वेलोसिटी उसकी क्या हुई है? आस्ता आस्ता पहले डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, अब क्या हुई है? इंक्रीज। तो बी वाला जो ग्राफ है ना इसमें करेक्ट है। कुछ बुक्स में सी वाला ग्राफ करेक्ट दिखाया गया है, लेकिन बी वाला इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन लिखा है मैंने भी। आंसर ग्राफ बी इज करेक्ट बिकॉज इट शो अपवर्ड मोशन, 0 वेलोसिटी एट पीक एंड डाउनवर्ड मोशन विद इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी। जैसे ही बॉल ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये जो जहाँ पे t/2 लिखा हुआ है, t/2, यहाँ पर इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? बॉल की 0। जैसे आप चीज़ ऊपर फेंकते हो, ऊपर गई 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 और फिर टॉप पे रुकती है, तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। जहाँ पर ये t/2 है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और फिर आस्ता आस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन बेस्ट है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, ठीक है, लेकिन हमने कवर ज़रूर करने। इन चारों क्वेश्चनों में हमने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है बेटा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो मस्ट कीजिएगा, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला। ले जी आगे बढ़ते हैं 2.5 की जानिब। 2.5 ये एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है। एग्जामिनर डायग्राम वाले मोस्टली इग्नोर करता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लें आप, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। द फिगर गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द
travel of a cyclist, find the velocity of the segment A, B and C। A पे वेलोसिटी क्या होगी, B पे क्या होगी, C पे होगी। ये तीन सेगमेंट आप ग्राफ में बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है, आपके सामने है। तो हम नीचे देखें टाइम चल रहा है, ऊपर क्या है डिस्टेंस। अब देखिए ए में अगर आपने निकालनी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरो टाइम को अगर देखें, मैं टाइम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, जहाँ पर ए का एरो ऊपर जाकर ख़त्म होता है, जहाँ पर बी फ्लैट होता है, वहाँ से अगर वर्टिकल लाइन ड्रा कर दे तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू 6 आ जाएगी और डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ 2, यहाँ पे 6 भी आ सकता है और जब वर्टिकली ड्रा करेंगे तो मे बी 5 भी आ जाए, ठीक है। तो सेगमेंट ए में देखते हैं क्या है, 0 to 5 मिनट, यानी कि 0 से लेकर 5 मिनट तक। ये जब लाइन ड्रा करोगे ना, जहाँ पे एज ए का ख़त्म हो रहा है टॉप पे जाके, ये तकरीबन 5 पे आकर रुकेगी लाइन, ठीक है। 0 to 5 minutes, this segment shows a steady increasing in the distance, indicating the constant velocity. The velocity can be calculated the slope of distance time graph। इसका स्लोप निकालेंगे। अब देखिए चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम। टाइम 0 से 5 तक गया और डिस्टेंस 0 से कहाँ तक, 2 तक गया। जहाँ पे ए वाली लाइन का एज ख़त्म होता है, वहाँ पर अगर इस साइड पे हम डिस्टेंस वाली साइड पे देखें तो 2.0 वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। और नीचे जब ड्रा करें यहाँ पे तो 6 दे रहा, आप 6 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन हमने कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो उसी के रिस्पेक्ट से चलेंगे। लेकिन जी फाइनल में से इनिशियल वैल्यू निकालनी है। अब देखें डिस्टेंस में जो फाइनल वैल्यू होती है वो टॉप वाली और इनिशियल क्या है 0। इसी तरह टाइम में फाइनल वैल्यू 5 है और इनिशियल वैल्यू क्या है 0। तो दोनों को माइनस करेंगे, 2/5 को डिवाइड करें तो 0.4 किलोमीटर पर मिनट होगी। इस केस में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आ जाते हैं बी वाले पोर्शन पे। पार्ट नंबर 2 को साथ पढ़ते हैं, साथ आपको बताते हैं। बी वाला सेगमेंट क्या है, 5 to 10 मिनट। यहाँ से 5 से स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ए का एज ख़त्म हो रहा है, और आगे बी का जहाँ पर एज ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट हुआ है वो 5 से, और बी का एज जहाँ पे ख़त्म हुआ है वो क्या है 10 तक। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट में क्या उसकी स्पीड होगी। दिस सेगमेंट शो दैट। अब देखें यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले भी 2 स्पीड थी, जहाँ पे ए का एज ख़त्म हो रहा है, और बी का एज जब एंड होता है तो वहाँ पर भी स्पीड क्या है 2। तो 2 में से 2 जब चेंज फाइनल में से इनिशियल निकालेंगे तो 0 आएगा। 0 को जब टाइम पे डिवाइड करें तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 0। इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी 0। पॉइंट 2 को दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन आप मेरे साथ साथ चलें। पॉइंट नंबर 2 है सेगमेंट बी 5 to 10 मिनट। दिस सेगमेंट शोज दैट द कांस्टेंट फ्लैट लाइन, एक फ्लैट लाइन है। बी में अगर देखें ना ऊपर जाकर एक फ्लैट लाइन, मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये टॉप पे फ्लैट लाइन है। मीनिंग देयर इज नो मूवमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, देयर फॉर द वेलोसिटी इज 0 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। आगे आ जाए, जिस तरह बेटा ए का निकाला है वैसे ही आपने सी का निकालना है। एंड वाली आपकी फाइनल बन जाएगी जहाँ पे सी ख़त्म हो रहा है, और शुरू वाली क्या बन जाएगी इनिशियल, जहाँ पे बी का एज वो स्टार्ट हो रहा है या सी की लाइन स्टार्ट हो रही है, वो इनिशियल 2 होगी और फाइनल कितनी होगी वो भी देख लेते हैं भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल 0 है क्योंकि आके वो कार क्या हो जाती है रुक जाती है। तो एंड जहाँ पे ख़त्म हो रहा है इसको जब हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो डिस्टेंस इसका 0 है, ये फाइनल डिस्टेंस, और टॉप पे डिस्टेंस 2 है। और टाइम मेजर कर लेंगे 20 से 10 मिनट। पहले देखें 0 से 5 गई, फिर 5 से 10 और फिर 10 से 20 तक। तो टाइम में चेंज फाइनल में से इनिशियल और डिवाइड करेंगे तो 0.2। तो यहाँ पर इसका मतलब है वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है 2.6, इस पे आइएगा। Is it possible that the velocity of an object is 0 at any instant of time, but its acceleration is not 0? If yes, give an example.
यस बेटा, एक ऐसा केस है हमारे पास जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। देखो, आप जब ऊपर कोई चीज़ फेंकते हो, ऊपर फेंकने के बाद जब वो टॉप पे जाती है तो रिटर्न लेती है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट छोटे से वक्फे के लिए स्टे करता है और फिर बैकवर्ड मूव करता है। वहाँ पर वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी वाला उसे वर्टिकली क्या करता है, हेड डाउनवर्ड उस पे एक्ट कर रहा होता है। इसलिए इस केस में वेलोसिटी टॉप पे 0 लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। तो चलें इसको आप पढ़ लेते हैं। 2.6 वाला आंसर पे आइएगा। यस, इट इज़ पॉसिबल फॉर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी 0 एट द इंस्टेंट बट इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट 0। एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड at the highest point of its motion the velocity is 0 for an instant but the object still has acceleration due to gravity acting downward. This shows that the velocity and acceleration are independent and can have different value at a given time. तो यहाँ पर बेटा आपके ये कंसंट्रेटेड रिस्पांस क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी होगी, उसके भी आपको आंसर बताएंगे कि इस पेज पे आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है।